हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। क्या अमार सोनार बांग्ला को बांग्लादेश का राष्ट्रगान नहीं बने रहना चाहिए? आपका क्या पक्ष है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज हम लोग इस बात पर इसलिए विचार कर रहे हैं, इसलिए इसको लेकर के गहमा गहमी की स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों बांग्लादेश में राष्ट्रीय स्तर पर एक उथल पुथल की स्थिति देखी गई, उसके बाद वहां पर जमात-ए-इस्लामी नाम के संगठन के द्वारा एक सक्रियता जैसी स्थिति भी देखी गई है। और इसी दौरान में उसके एक नेता के द्वारा ये बयानबाजी की गई है कि अमार सोनार बांग्ला को बांग्लादेश का राष्ट्रगान नहीं बने रहना चाहिए और इसके स्थान पर अन्य कई सारे गीत हैं, अन्य कई सारे ऐसी रचनाएं हैं जिसको राष्ट्रगान के तौर पर स्वीकारा जाना चाहिए। और इसी बात को लेकर के एक तर्क वितर्क की स्थिति सामने आई। हालांकि बांग्लादेश सरकार के द्वारा अब जाकर के यह क्लैरिटी दी गई है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट इंसिस्ट्स नो चेंज टू नेशनल एंथम अमिट इंडिया इम्पोज्ड अमार सोनार बांग्ला क्लेम्स, क्योंकि यह आरोप लगाया जा रहा था भारत पर कि भारत के कारण ही, भारत ने ही हमारे ऊपर ये जो राष्ट्रगान है ये थोपा है और हम इस तरीके से थोपे हुए राष्ट्रगान को स्वीकार कैसे कर रहे हैं इतने सालों से, ये बड़ी अजीब बात है। इस तरीके के तर्क दिए जा रहे थे। आखिर इस तर्क के पीछे की आधार क्या है, इसको भी हम लोग थोड़ा विस्तार से समझेंगे और ये भी समझेंगे कि आखिर अमार सोनार बांग्ला का भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ में किस तरीके से रिश्ता और नाता है। और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा दो महत्वपूर्ण जो रचनाएं की गई थी, जहां एक तरफ जन गण मन की रचना की गई, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अमार सोनार बांग्ला की रचना की, इसके पीछे के क्या आधार रहे थे, इसकी संपूर्ण स्थिति को समझते हुए हम लोग आज की चर्चा को एक एक करके देखेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही शुभ अवसर है। 10 सितंबर यानी कि कल से एक बहुत ही महत्वपूर्ण P2I बैच की शुरुआत की जा रही है। अमृत उपाध्याय सर इसमें पॉलिटी पढ़ाने वाले हैं और यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए 23,999 रुपए में बहुत ही अफोर्डेबल फी पर आप इस कोर्स के अंतर्गत जीएस के संपूर्ण पाठ्यक्रम को बेहतर तरीके से सिलसिलेवार तरीके से कवर कर सकते हैं। और इसके अंतर्गत आपको दो महत्वपूर्ण सुविधाएं भी मिल रही हैं, जहां एक तरफ यूपीएससी सीएससी पीटी 2025 को क्वालिफाई करने की स्थिति में आपकी संपूर्ण फी वापस हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ इस बैच के अंतर्गत जो हर हफ्ते टेस्ट का आयोजन किया जाएगा उसमें यदि आप रैंक 1 लाएंगे तो आपको 11,000 रुपए जीतने का भी मौका मिलेगा। निश्चित तौर पर एक मोटिवेशन के तौर पर ये जो पुरस्कार राशि है आपको दी जाएगी और निश्चित तौर पर इसके माध्यम से आपकी तैयारी भी और बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। आगे हम लोग फिर से बढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण समाचार है उसको एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया भी कि जमात-ए-इस्लामी नाम के संगठन से संबंधित एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने, जो कि उस संगठन से संबंधित एक नेता के बेटा भी हैं, और उन्होंने यह तर्क दिया है कि देखिए साहब, अमार सोनार बांग्ला अब इतिहास की गर्त में चला गया है। उस समय की जो पृष्ठभूमि रही थी, जिस समय ये अमार सोनार बांग्ला की रचना की गई, अब उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है और साथ ही स्वतंत्र बांग्लादेश की पहचान इससे नहीं की जा सकती और इसके लिए हमें किसी अन्य महत्वपूर्ण रचना का सहारा लेना चाहिए। उसके आधार पर उस पार्टिकुलर रचना को बांग्लादेश का राष्ट्रगान बनाना चाहिए। इस तरीके की बातें इनके द्वारा की गई हैं। दोस्तों, जब हम लोग इसकी पृष्ठभूमि को थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं, तो हमें कई सारी परिस्थितियों के बारे में भी समझने का अवसर मिलता है। होता यह है कि जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हो रही थी, 1905 का समय है, उस समय बंगाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पर उभर रहा था। किसके लिए? तो राष्ट्रवादिता के विकास के लिए। कारण इसका यह है कि उस समय कलकत्ता ब्रिटिश सरकार की राजधानी हुआ करता था और कलकत्ता में राष्ट्रवादी विचारधाराओं का प्रस्फुटन बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा था। इस कारण से उस समय का जो वायसराय था, लॉर्ड कर्जन, उसके द्वारा एक नीति अपनाई गई, बहुत ही सोची समझी साजिश के तौर पर बंगाल को विभाजित करते हुए उसका यह विचार था कि यदि हम बंगाल को विभाजित कर देंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता का विभाजन हो जाएगा और इससे हम फूट डालो और शासन करो की
रणनीति के जरिए और बेहतर तरीके से यहाँ पर शासन कर सकेंगे। और इसी के मद्देनज़र उसने बंग भंग का जो उद्देश्य है उसको सामने रखा और देन फिर जो पूर्वी बंगाल और असम वाला इलाका था जहाँ पर कि मुस्लिम बहुल जनसंख्या थी उसको एक तरफ और बंगाल के पश्चिमी वाले हिस्से को जिसमें हिंदू बहुल जनसंख्या थी उसको एक तरफ लाने की कोशिश की। और इस आधार पर जो ये बंगाल विभाजन की रणनीति अपनाई गई, जो नीति अपनाई गई, इसका विरोध बहुत बड़े पैमाने पर किया गया। और इसी विरोध स्वरूप में उस समय गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने इन महत्वपूर्ण रचनाओं के जरिए राष्ट्रवादिता के विचार को, राष्ट्रवादिता के विकास को और अधिक प्रस्फुटित करने पर फोकस किया। और उस समय जिस तरीके से जन चेतना थी उसे और अधिक एकजुट करने की भी कोशिश की। इसी मद्देनज़र जहां एक तरफ अमार सुनार बांग्ला की रचना उन्होंने की, वहीं दूसरी तरफ भारतो भाग्य विधाता की भी रचना की। और इसी भारतो भाग्य विधाता से जन गण मन जैसी जो पंक्तियां हैं ये प्रस्फुटित हुई और बाद में 24 जनवरी 1950 को ये भारत का राष्ट्रगान के तौर पर भी मान्यता प्राप्त कर चुका था। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब हम अमार सुनार बांग्ला की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर रविंद्रनाथ ठाकुर का जो मकसद था इसके पीछे वो ये था कि बंगाल में जिस तरीके से राष्ट्रवादिता का विकास अच्छे तरीके से हो रहा है, यदि हम इसे और अधिक एकजुटता के साथ में आगे बढ़ाएं तो जो ब्रिटिश नीतियां हैं उसको और अधिक टक्कर दी जा सकती है। और निश्चित तौर पर इस मद्देनज़र अमार सुनार बांग्ला को एक व्यापक प्रसार मिला। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अमार सुनार बांग्ला को धुन जो दिया गया था उसमें गगन हरकारा नाम के जाने वाले कवि थे। वो एक डाकिया के तौर पर जाने जाते थे, वो एक पोस्टमैन के तौर पर काम करते थे। और गगन हरकारा के आमी कोथाय पाबो तारे नाम की रचना से इसे धुन दिया गया अमार सुनार बांग्ला को और इसे जबरदस्त समर्थन भी मिला। तो यहाँ पर इस बात को समझने की आवश्यकता है कि अमार सुनार बांग्ला जिस समय रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसकी रचना की उस दौरान की जो स्थितियां थी निश्चित तौर पर बंगाल के लोगों को एकजुट करने के मकसद से यह रचना की गई थी। और अमार सुनार बांग्ला को संगीत विज्ञान प्रवेशिका नाम की एक पत्रिका में संगीतबद्ध भी किया गया था। तो ये सारी बातें हमें उस दौरान की गतिविधियों के संदर्भ में दिखती हैं। यहाँ पर जो पॉइंट करने वाली बात है वो ये कि जिस समय अमार सुनार बांग्ला की रचना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की उसमें यह दर्शाया गया कि औपनिवेशिक सत्ता के अगेंस्ट में बंगाल के लोगों को एकजुट किया जाए और यदि यह एकजुटता काम करती है तो निश्चित तौर पर जो उनका मकसद है वो विफल होगा और जो हमारा मकसद है वह सफल होगा। तो इसी उद्देश्य को यहाँ पर शामिल किया गया था। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि साल 1971 में जबकि पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध होता है, 1971 में इस युद्ध के बाद में बांग्लादेश का निर्माण होता है, उसी दौरान में जिस समय बांग्लादेश मुक्ति संग्राम चल रहा था 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट के माध्यम से अवामी लीग के समर्थकों और शेख मुजीबुर रहमान के अगेंस्ट में जिस तरीके से अत्याचार की स्थिति देखी गई थी, उसके बाद जो अमार सुनार बांग्ला है वह उस समय उस पार्टिकुलर रीजन के लोगों को एकजुट करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया था। और इसी लिहाज से जब बांग्लादेश एक नए देश के तौर पर परिणत हुआ तब फिर अमार सुनार बांग्ला को राष्ट्रगान के तौर पर अपनाया गया। ये एक कहानी, एक जानकारी हमें इसकी पृष्ठभूमि में दिखती है। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि इन सभी के बावजूद भी आखिर क्यों अमार सुनार बांग्ला को लेकर के इस तरीके से एक हेय दृष्टि या फिर एक नकारात्मक दृष्टिकोण देखा जाता है। और इसके संबंध में पहले से भी जो तर्क दिए जाते रहे हैं उसमें पहली बात ये कही जाती है कि टैगोर गैर बांग्लादेशी हैं। अब गैर बांग्लादेशी होने के कारण उनकी रचना हम क्यों स्वीकार करें, ये एक बहुत ही बेतरतीब तर्क के तौर पर देखा जाता है। गैर बांग्लादेशी। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि चूंकि बांग्लादेश में इस्लाम को महत्व दिया जाता है तो हमारे राष्ट्रगान में इस्लामी मूल्य होना चाहिए। इस्लामी मूल्य को महत्व
मिलना चाहिए राष्ट्रगान में। इस तरीके के तर्क दिए जाते हैं, है ना। हालांकि ये सभी जो तर्क हैं बेबुनियाद माने गए हैं। लंबे समय से इस तरीके की डिमांड्स की भी गई हैं, लेकिन समय समय पर इसको खारिज भी किया गया है। और वर्तमान में जिस तरीके से ये डिमांड रखी गई, इसे फिर से बांग्लादेश की वर्तमान अंतरिम सरकार के द्वारा खारिज कर दिया गया है। तो इस चर्चा का मेन जो मकसद था मेरा वो यही था कि अमार सोनार बांग्ला से संबंधित जो इतिहास है वो आप समझें, जानें, ताकि आप यदि इतिहास को समझिएगा तो आप वर्तमान को भी अच्छे से समझ पा सकते हैं। ठीक है, आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप IAS प्री 2025 को बेहतर तरीके से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। इस बैच के अंतर्गत दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। GS के संपूर्ण चारों पेपर को इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। और यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। इसके अंतर्गत 23,999 रुपये में आप बहुत ही बेहतर तरीके से यह कोर्स कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।